शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु आरंभ किए गए कार्यक्रम ज्ञान सुधा में आपका स्वागत है। ज्ञान से सेवा की ओर ये जो आदर्श है, इसकी पालना करते हुए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रारंभ किए गए ज्ञान सुधा कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपसे क्षमता विकास, मोटिवेशन एवं मार्गदर्शन के लिए ऑनलाइन सेशन की श्रृंखला में फिर से उपस्थित हैं। सफलता के मंत्र पर चर्चा करने हेतु हम आपसे प्रत्येक बुधवार व शनिवार को रूबरू हो रहे हैं। दोस्तों, सफलता के मंत्र की कड़ी में आज आपसे विधि शिक्षा को करियर के रूप में चुनने व इसके अंतर्गत अन्य उपलब्ध विकल्पों पर चर्चा हम करेंगे। इस कड़ी के 8वें दिन के कार्यक्रम में मैं डॉक्टर सुनील कुमार सहचार्य आज के सेकंड सत्र का संचालन करूंगा। आज की जो चर्चा का विषय है वो है करियर इन लॉ, यानी ऑप्शंस विद लॉ ग्रेजुएट्स, अर्थात एलएलबी की डिग्री प्राप्त करने के उपरांत एक कौन कौन से हमारे पास विकल्प उपलब्ध हैं जिनको हम अपनाकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं और अपना जीवन आगे बहुत अच्छे तरीके से व्यतीत कर सकते हैं। हमारे पास आज उचित मार्गदर्शन के लिए श्री राजेंद्र चौधरी जी, जो वर्तमान में एडीजी हैं, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश हैं, हनुमानगढ़ में अभी पोस्टिंग है जिनकी। मैं श्रीमान राजेंद्र जी से आग्रह करूंगा और उनका स्वागत करूंगा। नमस्कार राजेंद्र जी, चौधरी साहब। अब राजेंद्र जी का मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में विवरण देना चाहूंगा। श्रीमान राजेंद्र चौधरी जी ने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर लॉ कॉलेज में एलएलबी की डिग्री सन 2002 में प्राप्त की थी तथा उन्होंने 2004 में राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की प्रतियोगिता में भी चयन हुआ था उनका, उन्होंने पास कर लिया था उसको। और उसके बाद श्रीमान राजेंद्र जी ने 2005 में आरजेएस की परीक्षा प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण कर ली थी। तो राजेंद्र जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। राजेंद्र जी, इससे पहले कि मैं आपसे हमारे ज्ञान से आपके लाभान्वित हुए, मैं कहना चाहूंगा कि एक वकील जिस प्रकार एक डॉक्टर किसी का जीवन बचाता है, उसी प्रकार एक वकील भी किसी का जीवन बचा देता है। ये एक लॉ का पुराना कंसेप्ट है। साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि आपके पास कोई और डिग्री नहीं है और कोई काम नहीं है तो बैठे बैठे लॉ ही कर लो। ये पुराना हम जब पढ़ते थे जब से सुना रहे हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में मुझे ऐसा लगता है इसमें काफी अंतर आ गया है। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि ऐसे कौन कौन से विकल्प आज हमारे पास एक लॉ ग्रेजुएट के पास, या जो एक व्यक्ति एलएलबी की डिग्री प्राप्त कर लेता है, उसके पास क्या क्या विकल्प है? श्री राजेंद्र जी। नमस्कार सुनील जी और सभी प्रतियोगी छात्र जो जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में, मेरा उन सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं कॉलेज शिक्षा विभाग का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस कोरोना काल में भी जहां सभी शैक्षणिक संस्थान बंद है, उसमें ऑनलाइन तरीके से लाइव क्लासेज सभी छात्रों के लिए ये बड़ा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। इसमें मैंने देखा है कि कई तरह से विद्यार्थी टेक्निकल विषयों से भी और कई मोटिवेशनल स्पीच से भी लाभान्वित हो रहे हैं। मैं आज आपको विधिक क्षेत्र से जुड़ी हुई कुछ सामान्य जानकारियां बताऊंगा। एक गलत धारणा थी कि एलएलबी करने के बाद केवल वकील ही बनते हैं या एलएलबी में इतना ज्यादा स्कोप नहीं है। लेकिन पिछले लगभग 10 सालों को देखा जाए तो हम देखते हैं कि एक लॉ ग्रेजुएट के लिए करियर के कई ऑप्शंस खुल गए हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा जो हमारा राजस्थान जुडिशियल सर्विस का ऑप्शन है, वो हर साल उसका एक फिक्स टाइम टेबल है जिसके तहत एग्जाम होता है। जैसे यूपीएससी में फॉलो करती है आईएएस के लिए, वैसे ही सेम हमारे यहाँ राजस्थान जुडिशियल सर्विस के लिए एक फिक्स टाइम टेबल के तहत वैकेंसी आती है। उसका प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। तो एक सर्टेनिटी है कि आरजेएस के लिए वैकेंसी हर साल आएगी ही आएगी। दूसरा जो सबसे बड़ा स्कोप एक लॉ ग्रेजुएट के लिए है वो विधि अधिकारी के रूप में है। विधि अधिकारी जेएलओ जिसे हम कहते हैं,
जूनियर लॉ ऑफिसर स्टेट में भी लगे हुए होते हैं। राजस्थान राज्य के अंदर भी कई विभागों में विधि सलाह या विधि के कोई भी क्षेत्र से जुड़े हुए कोई विवाद पेंडिंग है किसी भी न्यायालय में, उन विभागों की तरफ से पैरवी करने के लिए और एक एक्सपर्ट ओपिनियन देने के लिए विधि अधिकारी नियुक्त करते हैं, जिसे हमें राजस्थान में जूनियर लॉ ऑफिसर कहते हैं। इसी प्रकार ये विधि अधिकारी कई ऑटोनोमस बॉडीज है, यूपीएससी है, और आप ये मान लीजिए कई यूनिवर्सिटीज है, यूजीसी है, इनमें भी होते हैं। कई कॉरपोरेशन है जैसे ओएनजीसी है, इनमें भी होते हैं। बैंकों में भी कई विधि अधिकारी नियुक्त होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फील्ड है, स्टेट का भी और सेंटर से भी। तीसरी जो बड़ा एक वास्ट मास लेवल पे वैकेंसी आती है वो एक अभियोजन अधिकारी की आती है हमारे यहाँ स्टेट में। हमारी जो कोर्ट्स है उनमें पैरवी करने के लिए अभियोजन अधिकारी की आवश्यकता होती है। तो लगभग हमारे राजस्थान में 1500 के आसपास कोर्ट्स है, जिसमें एपीओ जिसे बोलते हैं सहायक अभियोजन अधिकारी, उसकी सीधी भर्ती आरपीएससी से निकलती है। उसमें भी काफी अच्छा स्कोप है। एक विधिक रचनाकार के रूप में भी आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं। यदि आपके पास हिंदी या अंग्रेजी साहित्य रहा है और आपने एलएलबी किया है तो विधि रचनाकार के रूप में भी आप कई विभागों में जा सकते हैं। इसी तरह कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज भी आपको हायर कर सकती है अगर आपकी स्किल्स अच्छी है, तो वो भी एक 100 पीरियड के लिए, फिक्स पीरियड के लिए हायर करती है लोग ग्रेजुएट्स को। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में भी कई बड़े जो एडवोकेट्स है, उनकी जो लॉ फर्म्स है, वहां भी वो कई बार नए लड़कों को रिक्रूट करते हैं। तो मेरा मानना है कि पुरानी धारणा चेंज हो चुकी है। हम आज देखते हैं कि समाज में, देश में कई प्रकार के कानून नए नए आ रहे हैं, नए नए कानून बने हैं, नए नए विवाद आ रहे हैं। लोगों में जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है वैसे वैसे वो अपने राइट्स को लेके कोर्ट्स में आ रहे हैं। तो आप भी अखबारों में पढ़ते होंगे कि लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो हम ये मानते हैं कि पिछले कुछ सालों से विधि के क्षेत्र में स्कोप काफी अच्छा हो गया है। तो आज कोई लो ग्रेजुएट बहुत मुश्किल से होंगे जो बेरोजगार होंगे। तो मेरा ये मानना है कि आप कॉलेज स्टूडेंट्स है, अगर लो ग्रेजुएट लो के लिए आप आगे बढ़ते हैं तो ये अच्छा कदम है। जी जज साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे हम एलएलबी करते हैं, एलएलएम करते हैं, तो उसमें जो हमारा एग्जाम का पैटर्न होता है और जो कंपटीशन एग्जाम है, जैसे आपने अभी बताया कि जेएलओ है, आपका आरजेएस है और दूसरे सर्विसेज हैं, तो इसके इसके पैटर्न में जो अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चंस में कोई अंतर है या हमें कुछ अलग से कुछ विशेष ध्यान रखना पड़ता है इन एग्जाम्स के लिए? मैं ये बताना चाहूंगा कि एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से दोनों का ही थोड़ा सा तैयारी का तरीका भिन्न होता है। लॉ में जो एकेडमिक एग्जाम्स है वो हमें कॉम्पिटिटिव तैयारी के लिए हेल्प करे ये आवश्यक नहीं है, थोड़ा सा सहायक हो सकता है। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो लॉ के सब्जेक्ट है वो मेनली बेयर एक्ट पर फोकस करते हैं। जैसे हम संविधान को भी देख लें, भारतीय संविधान से जो अभी मैंने देखा जो आईएएस में या आरएस में भी कई सवाल पूछे जा रहे हैं, तो वो भारतीय संविधान का जो मूल एक्ट है, बेयर एक्ट है, उसमें से सीधे पूछे जा रहे हैं। आप किसी बुक से पढ़ रहे हो तो कई बार आप वो सवाल गलत कराओगे। वो कुछ सवाल ऐसे हैं जो बिल्कुल एज इट इज जो एक्ट की लैंग्वेज है उसमें से आ रहे हैं।
तो इसलिए हम जो भी जेएलओ या आरजेएस का या एपीओ का या जो भी एग्जाम हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, तो वहां हमें किताबों के बजाय जो संबंधित लॉ है उसको बैरेक्ट से पढ़ना पड़ेगा। और लॉ के ग्रेजुएट्स के लिए सबसे अच्छा फायदा यह है कि लॉ में आप बैरेक्ट्स को एक चेन के रूप में पढ़ सकते हो। जैसे आप भारतीय संविधान पढ़ रहे हो तो उसमें अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 395 तक एक चेन के रूप में आप पढ़ते हो, आप उसी चेन के रूप में उसको रिवाइज कर सकते हो। इसी तरह आईपीसी भारतीय दंड संहिता आप पढ़ोगे तो सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 511 जो अंतिम सेक्शन है वहां तक आप एक चेन के रूप में पढ़ते हो। इसमें आपको अपनी तैयारी का एक लेवल आप खुद ही जांच सकते हो। आप उसको रिवाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ चलो मैंने इतना 40% बुक मैंने तैयार कर ली, या संविधान मैंने 100% बिल्कुल पूरा मुझे अच्छी तरह से तैयार हो गया है, तो आप में एक कॉन्फिडेंस आता है। जीएस में, जीके में, जनरल नॉलेज में आपको करंट अफेयर्स है, कई चीजें हैं जो आप पढ़ते जाओगे, लेकिन आपको एक कॉन्फिडेंस थोड़ा कम आएगा कि क्या पता और कहीं से सवाल पूछ ले, क्या पता कौन सा इवेंट पूछ ले। तो ये एक बहुत वास्ट, एक जिसे कहे कि एक सागर है जिसमें से जीएस जनरल नॉलेज है, एक बड़ा सागर है जिसमें से कहाँ से आ जाए कुछ पता नहीं। एक विद्यार्थी के मन में ये रहता है कि मैंने तैयारी तो कर ली लेकिन क्या पता सवाल कहाँ से आ जाए। तो इसका यहाँ लॉ के फील्ड में ऐसा कुछ नहीं है। लॉ के फील्ड में आप श्योर हो सकते हो कि आपकी 90% या 95% तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। तो मेरा मानना यह है कि एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव दोनों में मेनली डिफरेंस यही है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को डायरेक्ट के बेस बनाकर पढ़ोगे और जो कुछ इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है उनको आप देखोगे। जैसे आप संविधान पढ़ रहे हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि केशवानंद भारती का केस किस अनुच्छेद से संबंधित है और उसमें क्या कानून का नया सिद्धांत दिया गया है। मिनर्वा मिल्स का केस में क्या नया कानून दिया गया है। ये सवाल तो आजकल आरएस प्री में भी ऐसे ये केसेज आने लग गए हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट केसेज है, कई बार आप अखबार पढ़ते हो उससे भी आप अपडेट रहोगे। कई बार आपको इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि ये केस है, इससे संबंधित आपको क्या जानकारी है। तो ये हमारा एक अच्छा इसमें स्कोप है और एक अच्छा फायदा है कि स्टूडेंट्स अपनी तैयारी को लेके कॉन्फिडेंट रहते हैं, वो एक असमंजस की स्थिति में नहीं रहते। कई जैसे थोड़ा आरएस और आईएएस से थोड़ा ये भिन्न है लॉ का फील्ड। आरएस और आईएएस में थोड़ा सा विद्यार्थी के असमंजस रहता है कि मेरी तैयारी कंप्लीट हुई है, लेकिन लॉ में ऐसा नहीं है। लॉ में आप पूरी तरह से श्योर हो सकते हो कि मेरी अब तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं प्रैक्टिस मोड पे आ जाता हूँ। जी सर साहब, आपने कहा कि डायरेक्ट से और जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पुराने जजमेंट्स हैं उनके हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है कि कॉम्पिटिशन एग्जाम जो हम आरजेएस है, जेएलओ है, तो इसके राइटिंग पैटर्न में भी कुछ ध्यान रखना चाहिए, या जैसे हम एकेडमिक्स में जो बिल्कुल लिखते हैं बराबर, इसमें कोई स्पेसिफिक या कोई शब्दों का चयन, सीमा शब्दों की, ऐसा कुछ जैसे आरजेएस का आपका पैटर्न है उसके बारे में थोड़ा सा। हाँ, इसमें आरजेएस में प्री और मेंस दो होते हैं। प्री इसका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है जिसमें आप बहुविकल्पीय सवालों का जवाब देते हो, वो आपको एक नॉलेज के आधार पे देना होता है। जो मेंस होता है आरजेएस का, उसमें आपको डेस्क्रिप्टिव 20 शब्दों के, 50 शब्दों के और 200 शब्दों के प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। इसमें आप क्या मेनली ध्यान रखने की चीज है कि जो डायरेक्ट है उसकी लैंग्वेज आपके उनमें आंसर में झलकनी चाहिए। यदि आप किसी बुक से पढ़ाई कर रहे हो तो कई बार जो कीवर्ड्स है, लॉ में क्या है, कुछ टेक्निकल वर्ड्स भी होते हैं जिनको हम कीवर्ड्स भी कहते हैं, तो 20 शब्दों में आपके वो कीवर्ड्स आ जाने चाहिए।
इसी प्रकार जो 50 शब्द का पर्सन है, डिस्क्रिप्टिव पर्सन है, उसमें भी आपके वो कीवर्ड्स आने चाहिए। वो तभी आते हैं जब हम बुक से नहीं पढ़ के डायरेक्ट से पढ़ते हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव टाइप मेनली ये आरजेएस के अलावा जो जेएलओ है और जो एपीओ है, उसका एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव टाइप से होता है। तो उसमें जो आपको प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा वैसे आवश्यकता नहीं है लिखने की, केवल आपका नॉलेज उसमें काम आएगा। जी साहब, तो साहब ये बताएं, जैसे अपने आरजेएस में हिंदी और इंग्लिश का भी सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, तो ऐसे सुनने में आया, कभी देखा भी है कि बच्चे बहुत अच्छे नंबर नहीं ला पाते। इसके लिए उनको किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश की आरजेएस के लिए? आरजेएस का जो प्री है उसमें हिंदी और इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन आता है, और जो इसका मेंस है उसमें केवल ऐसे आते हैं। इसमें शब्द सीमा के अंदर जो आरजेएस का मेंस है उसमें हिंदी के 3 ऐसे और इंग्लिश के 3 ऐसे। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज जो है उसकी हम कई बार एक साथ या एक टाइम फ्रेम में तैयारी नहीं कर पाते। कई बार जो हमारी एकेडमिक कमजोरियां रह जाती है व्याकरण संबंधी या शुद्धि अशुद्धि संबंधी, तो वो हमें परेशान करती है। हिंदी और इंग्लिश के लिए आप लंबे समय से थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए लैंग्वेज पे, और जैसे आप जो बाजार में जो इनकी अच्छी स्टैंडर्ड की बुक्स है वो पढ़िए। कई शब्द हम लिखने में गलत लिखते हैं, उनको थोड़ा सुधारिए। और जो इसमें आरजेएस में जो ऐसे राइटिंग आती है उसमें यह मैं बताना चाहूंगा कि वो ज्यादा टिपिकल नहीं है। वो ऐसे विधि क्षेत्र से संबंधित है। जैसे मान लो न्यायिक सक्रियता है, संविधान बनाम संसद है, ये मान लीजिए कि लोकहितवाद है। तो वो किसी न किसी रूप से वही सब्जेक्ट आते हैं जो विधि से जुड़े हुए हैं। जनरल नॉलेज से रिलेटेड सब्जेक्ट पे ऐसे यहाँ कमी आते हैं। जैसे समान विधिक संहिता है, समान नागरिक संहिता है, वैसे कुछ टॉपिक्स आप छांट के अब आप उस पर तैयारी करोगे, उस पर आप अपना नॉलेज एक्वायर करोगे, और फिर व्याकरण की अशुद्धि किए बिना अच्छी तरह से आप उसमें निबंध लिखोगे तो हिंदी और इंग्लिश इंग्लिश में दोनों में आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। जी सर, जैसा आप ये बताएं, जैसे कोई व्यक्ति एलएलबी कोर्स कर रहा है, चाहे 3 ईयर का हो 5 ईयर का हो, उसका सही समय कब है इन कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करने? जैसे अक्सर बच्चे पूछते हैं कि हम कब से शुरू करें, क्या कोई कॉम्पिटिशन, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें या स्वयं पढ़ें? इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। इस पे मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि 2005 के लगभग जनरली 10 या 15,000 लड़के आरजेएस में अपीयर होते थे। अभी जो मैं 2 या 3 वैकेंसीज लास्ट देख रहा हूँ उसमें ये फिगर 30,000 के आसपास हो गया है। तो थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ गया है, थोड़ा टफ हो गया है। तो मेरा ये मानना है कि जो लड़का एलएलबी फाइनल ईयर में है, जो लड़की या लड़का एलएलबी फाइनल ईयर में है, तो वो तभी से थोड़ा सिंसियर हो जाए और तभी से ही तैयारी स्टार्ट कर दे। जहां तक इसमें सवाल है कोचिंग का या सेल्फ स्टडी का, थोड़ा सा मैं इसमें अपना स्वयं का मत देना चाहूंगा। हो सकता है कुछ बच्चे सहमत नहीं हो। यदि आपने इसमें कुछ विषय ऐसे हैं जैसे साक्ष्य विधि है, या जिसे मान लीजिए एक रीडिंग्स है, अभिवचन होते हैं, एक निर्णय लेखन है, ये ऐसे कुछ विषय हैं जो थोड़े से टेक्निकल है। ऐसे टेक्निकल विषयों की अगर आपने एलएलबी करते टाइम अच्छी तैयारी कर ली है तो आपको कोई कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप इन टेक्निकल विषयों में थोड़ी अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं या कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी नहीं हो पा रही है, तो आप एक अच्छे कोचिंग संस्थान में उन विषयों तक आप पढ़ सकते हैं आराम से। या आपके कॉलेज जो कॉलेज में या आपकी जो सर है, जो व्याख्याता है, उनसे भी आप थोड़ा सा मार्गदर्शन ले सकते हैं, क्लास के दौरान भी ले सकते हैं। लेकिन
मेरा ये मानना है कि अगर आपने आरजेएस या जेएलओ, एपीओ, इनके पेपर पैटर्न को अच्छी तरह से समझ लिया हो लो करने के दौरान ही, सेकंड ईयर तक या फाइनल ईयर तक, तो फिर आपको पता लग जाएगा और आप इसको अपनी कॉलेज में भी अपनी कंसेप्चुअल क्लियरिटी करने की कोशिश करेंगे। और वहां नहीं हो पाती है तो फिर आप कोई अच्छा सा स्टैंडर्ड का कोचिंग जिसका सक्सेस रेशियो अच्छा रहा हो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। कोचिंग का थोड़ा सा एक जो बड़ा एडवांटेज मैं मानता हूँ, जिससे मैंने भी पहले कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए थे और कुछ कोचिंग सेंटर्स में भी गया था, तो मैंने कुछ में अनुभव किया कि मैं यहाँ से कुछ गेन नहीं कर रहा हूँ। मेरे सामने जो फैकल्टी है जो पढ़ा रहे हैं, मुझे उनसे कोई नॉलेज एक्वायर नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ जो पार्टिसिपेंट्स थे, स्टूडेंट्स थे, वहाँ एक माहौल मिल जाता था उनसे डिस्कस करने का और उनका लेवल जानने का और उनके लेवल से अपने लेवल को कंपेयर करने का, और थोड़ा सा एक अपडेट भी हो जाता था। हमारे जमाने में तो ये जो व्हाट्सएप या सोशल मीडिया या इंटरनेट नहीं हुआ करता था, तो हम मौखिक रूप से ही अपडेट लेते थे, क्या चल रहा है, एग्जाम कब हो रहा है, क्या नहीं है। तो लड़का एक क्या है कि अगर सिंसियर स्टूडेंट्स के ग्रुप में रहता था तो वो उसकी मानसिकता प्रभावित नहीं होती थी। हम कई बार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को या इनको एक सिरे से खारिज कर देते हैं और अकेले हम सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करते हैं। उसमें फायदा भी है और नुकसान भी है। आप जब प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हो तो एक अंतराल के बाद आप कई बार अपने आप को डीमोटिवेटेड फील करते हो। आप 15 दिन तक अच्छे जोश के साथ पढ़ रहे हो, लेकिन 16वें दिन आपका जोश कमजोर हो जाता है। आपको उस टाइम, या आपकी अच्छी दृढ़ इच्छा शक्ति है, संकल्प शक्ति आपकी अच्छी है, तो आप किसी बुक से भी मोटिवेट हो सकते हो, या फिर आपको कोई अच्छा सिंसियर साथी है वो भी मोटिवेट कर सकता है। तो डीमोटिवेशन थोड़ी सी एक इसमें तैयारी के दौरान कई बार बच्चों के सामने आती है। अच्छी नॉलेज रखने वाले बच्चे भी, अच्छा मेहनत करने वाले बच्चे भी डीमोटिवेशन का शिकार होते और एग्जाम में अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाते हैं कभी कभी। और कई बार थोड़ा वो एकांत ज्यादा हो जाता है, आइसोलेट भी अपने आप को फील करने लग जाते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि आप किसी भी अच्छे स्तरीय कोचिंग संस्थान में कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए जाते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वहां आपको माहौल या तो फैकल्टी का अच्छा माहौल मिले नहीं, वहां कम से कम आप 2-3 कंपेनियन ऐसे रख लो जिनसे आप ग्रुप डिस्कशन कर सको, या जिनसे आप फेयरली अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सको, वो भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके, तो इससे एक अच्छा माहौल मिल जाता है। जी जैसा आपने कहा कि सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहिए, अपने 2-4 दोस्त ऐसे हों जिनसे आप बात कर सको। और सबसे अद्भुत बात, जो अमूल्य बात आपने कही कि भाई आप जब क्लास में पढ़ रहे हो तो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, उनको इसका इंतजार करने के कि हम एग्जाम LLB की डिग्री ले लेंगे उसके बाद कंपटीशन की तैयारी करेंगे, आप शुरू से ही गुरुजनों की, साथियों की सहायता से उसमें सब्जेक्ट की मास्टरी करते रहें, और हो सके तो किसी बाहर से इंस्टीट्यूशन में जहाँ की जब जरूरत हो, और वो भी थोड़े समय के लिए। जैसा अब ये तो था कि RJS, दूसरा जो JLO और APB वगैरह की कंपटीशन की तैयारी। मैं जानना चाहूंगा जो बच्चों की तरफ से कि जैसे एक वकील जो है वो LLB के बाद प्रोफेशन में आता है, और सभी एक बार कोशिश करते हैं कि वो प्रैक्टिस करें, तो वकील जो बनते हैं नए नए, उनके लिए आप क्या कहना चाहें, उनके लिए आपका क्या राय है कि वो किस प्रकार कोर्ट को फेस करें? आप अपना अनुभव शेयर करें। हाँ, इसमें मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जो मैं देख पा रहा हूँ लंबे टाइम से, वकील एडवोकेट के लिए जो पहली रिक्वायरमेंट है वो तो कानूनी ज्ञान तो उसका है ही, कानूनी ज्ञान पे उसकी थोड़ी पकड़ कानून पे अच्छी होनी चाहिए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है, वकील केवल कानूनी ज्ञान से ही सफल हो जाए ये हम नहीं कह सकते। उसको सबसे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट है कानूनी ज्ञान के अलावा, वो उसका सोशल नेटवर्क है। वकील के पास केस कहाँ से आएंगे,
उसका एक्सपोजर कैसे होएगा? आपको अच्छा कानून ध्यान है, आपने अच्छी फर्स्ट डिवीजन से डिग्री ली है और आप कोई सा भी केस आपके पास आप आए तो आप उसको अच्छी तरह से कोर्ट में हैंडल कर सकते हैं और उस पार्टी को आप न्याय दिला सकते हैं। लेकिन आप सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपके पास पार्टीज आएगी कहाँ से और आपको पहचान कैसे मिलेगी? तो इसलिए मेरा ये मानना है कि एडवोकेट के लिए सोशल नेटवर्किंग बहुत ज्यादा आवश्यक है। या तो उसका फैमिली बैकग्राउंड हो, उसके दोस्तों का सर्किल हो, या वो कई मंचों पे जैसे मान लो कोई एक्टिविस्ट हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, तो उसका दायरा, जो सामाजिक दायरा है, वो आम आदमी से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तभी उसका जो है अच्छा केसेज आ जाएंगे। मान लो आपके 100 दोस्त है, 100 दोस्तों को पता है कि आप एडवोकेट हो, प्रायिकता के तौर पे हम मानते हैं कि 100 में से 5 लोग ऐसे हैं जो न्यायालयों से संबंधित या किसी मुकदमों से संबंधित समस्या से ग्रस्त हो सकते हैं। तो वो 5 लोग आपके सर्किल में हैं, तो उन 5 में से हो सकता है 2 को आप पे विश्वास नहीं हो, लेकिन 3 को आप पे विश्वास हो जाए, तो 3 लोग आपके पास कोई अपना केस लेके आ सकते हैं। प्रैक्टिकली व्यावहारिक तौर पर यही है कि वकील के पास ऑटोमेटिकली कोई केस नहीं आता है। या तो वो किसी लॉ फर्म के साथ जुड़ा हुआ है, किसी बड़े वकील के साथ जुड़ा हुआ है, वहां उसकी पहचान अच्छी हो जाती है, तो वहां उनका जो बड़ा वकील है उसका जो नेटवर्क है, वहां से कोई केस आपके पास आ सकता है। नहीं तो ऑटोमेटिकली आप एक साइड में कोने में आप एडवोकेट की डिग्री लेके बैठे हो, तो मतलब चलते फिरते या जिसे कहे एक संयोगवश कोई व्यक्ति आ जाए, इसकी संभावना कमी रहती है। इसलिए मेरा मानना है कि एडवोकेट को लॉ के ज्ञान के साथ साथ अपना सोशल नेटवर्क बहुत बड़ा रखना चाहिए। जी जैसा ऐसे भी सुनने में आया है कि लॉ उसी को करना चाहिए, एलएलबी की करने के बाद प्रैक्टिस उसी व्यक्ति को करनी चाहिए जिसके घर में लॉ का फील्ड हो या उसके पिताजी दादाजी के परिवार में कोई ना कोई वकील हो। तो ऐसा क्या जरूरी है, और या एलएलबी करने के बाद वकालत करने के लिए किसी सीनियर एडवोकेट के पास ज्वाइन करना जरूरी है? इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। जी नहीं, ऐसे इन दोनों ही चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके घर में कोई लॉ ग्रेजुएट हो, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार आप किसी सीनियर के पास जाके ही प्रैक्टिस कैसे की जाए ये सीखें, ये भी कोई आवश्यक नहीं है। आपको लॉ के दौरान ही सारे सब्जेक्ट सिखा दिए जाते हैं। आपको कैसे प्लीडिंग तैयार करनी है, किसी कोर्ट में कोई मामला कैसे पेश करना है। इसके अलावा भी ई कोर्ट्स जो प्रोजेक्ट है, ई कोर्ट्स हमारा एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से लेके किसी भी तहसील में जो कोर्ट है, तालुका में कोई कोर्ट है, वहां तक के भी सब केसेज वेबसाइट पे अपलोडेड होते हैं। जो जज फैसला देता है उसी दिन वो अपलोड कर देता है अपना फैसला। तो उसमें आप देख सकते हो कि वो फैसला कैसे किस बेस पे दिया है उसने, और कैसे वो प्लीडिंग अभिवचन जो तैयार किए हैं, क्या एप्लीकेशन थी, एप्लीकेशन में कैसे कैसे तर्क उसने वकील ने उठाए हैं, सामने वाले वकील ने उन तर्कों को कैसे खारिज किया है। तो ये चीज आप सेल्फ आराम से एक्वायर कर सकते हो। बस आपको दूसरा जो मेनली जो मैंने पहले बताया कि आपको अपना नेटवर्क मजबूत है, तो आपके पास काम आना स्टार्ट हो गया एडवोकेट के रूप में। आपके पास 2 केस आ गए, आपने दोनों केसों को अच्छी तरह से हैंडल किया और एक सेटिस्फैक्टरी तौर से आपने उनकी पैरवी की, तो वो 2 आपका मॉक पब्लिसिटी करेंगे और 2 से आपके 4 आएंगे। तो इम्पोर्टेंट बात वही है कि आपकी सिंसियरिटी और मेहनत और आपका कम्युनिकेशन स्किल, ये तीनों चीज काम आती है। कम्युनिकेशन स्किल एडवोकेट के लिए एक जिसे कहे साइड में एक अच्छा गुण है। अगर वो अच्छा कम्युनिकेटर है, अपनी बात अच्छी तरह से समझ पाता है और जो आने वाला जो समस्याग्रस्त क्लाइंट है उसकी बात भी अच्छी तरह से ग्रास्प कर लेता है,
तो वो उसी तरह उसी प्रकार से प्रभावी तौर से वो कोर्ट में भी जज के सामने अच्छा कम्युनिकेट कर पाता है। तो वो एक उसका व्यक्तित्व का एक अच्छा गुण है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी कई बार एडवोकेट को काफी फायदा पहुंचाता है। जी सर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छा फायदा पहुंचाता है, जैसा आपने जैसा कहा। अब एक बात ये आती है कि एलएलबी जब करते हैं या जो तैयारी करते हैं कंपटीशन की, तो बहुत सारे कानून पढ़ने पड़ते हैं। तो एक कानून की भाषा उधर के कानून से मैच होती है, उधर के कानून की भाषा उधर से मैच होती है, तो सारा हौच-पौच हो जाता है। तो कंपटीशन की तैयारी करते समय किन बातों को ध्यान रखना चाहिए और इसको कैसे याद रखा जाए? इसके लिए कोई आप ऐसा गुरु मंत्र देंगे कि भाई ये मैक्सिमम याद हो जाए और हमको इसको कम से कम इस पे ध्यान देना, या इस पे अधिकतम इस पे ध्यान देना? मैंने पूछना चाह रहा था, जो अपने हाँ, लॉ के प्रोविजंस हैं उनको याद कैसे रखा जाए? हाँ, मैं इसमें बताना चाहूंगा कि कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो आप एक या दो बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे, और कुछ ऐसे हैं जिनको आप बार बार पढ़ोगे और बार बार भूल जाओगे। संविधान में आपने अनुच्छेद 1 से लेके 395 तक आपने पढ़ लिया, आपको अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 21 अच्छी तरह याद हो गए, लेकिन अनुच्छेद 20 बीच में आपको छूट गया। उसमें यह है कि किसी भी व्यक्ति को दोहरा ट्रायल नहीं किया जाएगा, किसी को अपने खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बातें नहीं किया जाएगा, और जो अपराधी उसी दंड से दंडित होगा जिस समय उसने अपराध किया, उस विधि में जितना दंड था। थोड़ा सा ये आर्टिकल 20 टेक्निकल आ जाता है। इससे पहले के आर्टिकल और इससे आगे के आर्टिकल टेक्निकल नहीं है, तो आप इसको नोट कर लीजिए अलग के नाम से। बाकी जो आपने पहले पढ़े 19 भी याद हो गया आपको, 17 भी, 18 भी याद हो गया, और 21 भी याद हो गया। तो जो जो टिपिकल लगे आपको उसको आप अलग नोट कर लीजिए। वैसे ही सेम आप आईपीसी में चलेंगे, आईपीसी में भी जो जो अपराध है, कुछ अपराधों की लैंग्वेज टिपिकल है, उसको आप अलग रख लीजिए, और बाकी सब चीजों को आप अलग याद करते हुए जाइए। अब जो टफ चीजें हैं उनको आप बार बार दोहरान कीजिए, और उनमें जो कीवर्ड्स है, आप हर एक सेक्शन का दो दो या तीन तीन कीवर्ड्स पकड़ के और आप सेक्शन के आगे लिख लीजिए। तो धीरे धीरे एक प्रैक्टिस के बाद में आप एक फ्लो में 1 से लेके 300 तक सारी सेक्शन बता दोगे। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं तैयारी करता था तो मैंने मेरे रूम में ये हर एक सेक्शन के कीवर्ड्स नोट कर करके और सामने चिपका रखे थे मैंने। 1 से लेके 300 तक पन्ने अलग छोटे छोटे लिखते हुए मैं, और उनको चिपकाते रहता था, तो चिपका रखा था तो मेरे सामने वो दिख जाते थे। तो एक सबसे अच्छा तरीका था कि वो, जैसे मेरे मन में सोचा कि सेक्शन 299 क्या है आईपीसी की, तो मेरे मन में थोड़ा चिंतन किया उसको, फिर कुछ कंफ्यूजन हुआ तो मैंने वापस सामने कागज को देख लिया। तो लॉ में एक सबसे अच्छा फायदा ये जो मैं बता रहा था कि आप ये चीज जीके में नहीं कर सकते हो, करंट अफेयर्स में आप ये चीज कैसे कर सकते हो कि आप कौन सी चीज पढ़ रहे हो। तो ये लॉ में सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप 1 से लेके सीरियल वाइज 300 तक या 400 तक जो जो भी सेक्शन या आर्टिकल्स है, उसको आप अपने माइंड में रिवाइज कर सकते हो। तो इसमें इनिशियल स्टेज पे आपको बड़ा बोरिंग लगेगा, इनिशियल स्टेज पे आप थोड़ा इसको टफ फील करोगे, क्योंकि रिवीजन वैसे भी थोड़ा बोरिंग लगता है। आदमी पढ़ता हुआ जाता है, पढ़ता पढ़ता जाता है, लेकिन उसी चीज को जो कल मैंने पढ़ी उसको आज मैं दोबारा रिवाइज करूं, तो ये रिवाइज करने वाला जो काम है ये बड़ा बोरिंग लगता है, बड़ा टिपिकल लगता है। अपना मन यही कहता है कि मैं आगे और बढ़ जाऊं, दूसरी चीज पढ़ूं के नाम से। तो पहले आप उसको रिवाइज करो पहले वाली चीज को, उसके बाद में आगे बढ़ो। तो एक ये मानता हूं कि करीबन 6 महीने में आप अगर अच्छी मेहनत करते हो तो आप बिल्कुल तैयार हो जाते हो, आरजेएस के लिए भी, जेएलओ के लिए भी, एपीओ के लिए भी, किसी भी लीगल कंपटीशन के लिए आप तैयार हो जाते हो। 6 महीने तक अगर आपने अच्छी मेहनत की है और फोकस रखा है, तो इनिशियल स्टेज पे थोड़ा सा दुविधा होती है, ये सेक्शन इसमें है, ये सेक्शन दूसरे एक्ट में है, लेकिन ये
थोड़े दिनों बाद में बिल्कुल क्लियरिटी हो जाती है कि लिमिटेशन एक्ट की सेक्शन ये है, आईपीसी की ये है और सीआरपीसी की ये है। तो ये इसमें बिल्कुल ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, बस केवल आपकी मेहनत ही है। जी सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभदायक जानकारी दी और इतना आपने अपना अनुभव शेयर किया। अब कुछ क्वेश्चन जो बच्चों के हैं, 5 क्वेश्चन वो सामने रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मैं पूछना चाहूंगा। सबसे पहला तो पूछ रहे हैं कि लॉ के प्रोफेशन को हम अपना के, चाहे वो आरजेएस हो, वकील हो, मिनिमम कितना हम सालाना कमा सकते हैं? क्या हम ये प्रोफेशन ही क्यों चुने? देखिए, ये तो क्या जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें तो एक फिक्स पे स्केल पे आपको मिलेगा। आप आरजेएस बनते हो तो यहाँ पे स्केल फिक्स है, 30,000 बेसिक है। उसके बाद में आपको और इंसेंटिव मान लो 60,000 मिल जाए। वैसे ही आप एएलओ बनोगे तो वहां भी आपको फिक्स है। तो गवर्नमेंट जॉब में तो फिक्स है, लेकिन आप एज एन एडवोकेट कोई लिमिट नहीं है। एज एन एडवोकेट आप पहले तो ये तय करोगे कि आपको कौन से फील्ड में जाना है। जैसे हमारे पास एडवोकेट के रूप में कई ऑप्शन होते हैं कि हम जो नॉर्मल सिविल सोसाइटी में जो केस होते हैं, जमीन के मुकदमे हैं, सिविल के हैं, या कोई आपराधिक केसों के मुकदमे हैं, मर्डर के हैं, मारपीट के हैं, रेप के हैं, वो उस फील्ड में जा रहे हो, या फिर आप किसी कॉर्पोरेट बड़े कॉर्पोरेशन के मुकदमे लड़ रहे हो, या फिर आप जिसे कहे कि एनवायरमेंट या साइबर लॉज से संबंधित मुकदमे लड़ रहे हो। तो मेरा मानना यह है कि सभी विंग्स में अच्छा पैसा है। अगर आप फायदा दिलाते हो, आपकी अच्छी ख्याति बन जाती है। कई बार आप क्या कोई ऐसा मुद्दा हो जिसको पीआईएल के रूप में उठा सकते हो। पीआईएल से हम सभी परिचित है कि पीआईएल में किसी भी प्रकार की लीगल टेक्निकलिटीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल जिसे कहे डिस्कार्ड कर दिया है, उनको मना कर दिया है। आप कोई सा भी आपका मैटर है, आप खुद ही तैयार करो। आपके सिटी में मान लो कहीं पे नाला है, वहां से बदबू आ रही है, कई लोग समस्या से ग्रस्त है, 150 लोग वहां रहते हैं, बड़े अनहेल्थी वातावरण में रहते हैं। आपने एक वकील के रूप में उनकी पीआईएल तैयार करवा के और कुछ अच्छा ऑर्डर करवा लिया, आपका नाम हो गया अखबार में, और वो 100 आदमी आपके प्रशंसक हो गए। अब वो 100 आदमी आपके एक जिसे कहे सोशल नेटवर्किंग का हिस्सा बन गए। उन 100 में से सब लोग आपकी एक अच्छे वकील के रूप में तारीफ करेंगे, तो वो भी कई लोगों को कहेंगे। अखबार में आपका नाम आ गया तो आपकी एक अच्छे वकील के रूप में छवि बन गई। तो मेरा ये मानना है कि पैसे से ज्यादा इम्पोर्टेंस शुरू में अपनी इमेज को बनाना चाहिए। एक इमेज मेकिंग अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद फिर आप फिक्स कर सकते हो कि मुझे इतना पैसा लेना है हर एक केस के हिसाब से। आपको एक केस का इतना पैसा लेना है, तो इसमें पैसे का कोई बार नहीं है। एडवोकेट में एक एडवोकेट महीने में 50,000 भी कमा सकता है, और कई एडवोकेट महीने के 50 लाख भी कमा रहे हैं। तो ये अलग अलग डिपेंड करता है। जी सर साहब, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने सवालों का जवाब दिया कि इसमें पैसा माने नहीं है, इसमें आपकी रेपुटेशन, आप किस प्रकार काम करते हैं, पैसा तो इसमें आता है। 50,000 से 50 लाख रुपए महीना भी कमा सकता है। इसमें एक क्वेश्चन हो रहा है, ज्योति पूछ रही है इसमें, क्या हम वकालत के साथ साथ कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं? ये सुप्रीम कोर्ट ने मना किया हुआ है। आप वकालत के साथ में दूसरा काम ऐसा जिसमें आपको एक फिक्स वेतन मिलता हो जी। जैसे मान लो आप वकालत के साथ में कोई बिजनेस कर रहे हो तो वो नहीं चलेगा। वकालत के साथ में आप डॉक्टर की भी मान लो आपने डिग्री ले रखी हो, आप क्लिनिक भी चला रहे हो तो वो नहीं चलेगा। वकालत के साथ में अगर आपने सीए की डिग्री ले रखी हो और आप चार्टेड अकाउंट के तौर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो तो चल सकता है। कई सीए जो है वो एज ए वकील कंपनी लॉ में अगर उन्होंने आगे डिग्री ले रखी है तो वो करते हैं। तो कुछ चीजें हैं, कुछ चल सकती है सीएस वगैरह। बाकी जो फिक्स पे कोई काम करता है या कोई प्राइवेट बिजनेस करता है वो नहीं चल सकता।
हाँ, वैसे आप ऑनरेरी कोई सा भी काम कर सकते हो। ऑनरेरी आप सोशल एक्टिविस्ट हो सकते हो, ऑनरेरी आप एनवायरनमेंट के लिए कोई काम कर सकते हो, या ऑनरेरी आप ह्यूमन राइट्स के लिए कोई काम कर सकते हो। तो वैसे एज ए एडवोकेट कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है कि किसी भी काम में आप नहीं जा सकते। एज एन एडवोकेट आप फ्री रहते हैं। बस ये है कि आपको एक फिक्स पे या जिसे कहे आप कोई प्राइवेट बिजनेस वो नहीं कर सकते। जी, बहुत ही सुंदर तरीके से जवाब दिया सर आपने कि प्राइवेट बिजनेस नहीं कर सकते वकालत करते हुए। अच्छा, एक क्वेश्चन और है जिसमें ममता जी पूछ रही हैं कि मैं देखती हूँ कि जो वकालत कर रहे हैं या जो सरकारी नौकरी में भी हैं, उनके पास समय ही नहीं है दूसरे व्यक्ति के लिए। वो इतने डिवोटेड हैं उस अपने काम के लिए, जब उनको अगर रात में भी देखो तो फाइल पढ़ते रहते हैं, सुबह देखो इतनी जल्दी रहती है, सोसाइटी के लिए उनके पास समय नहीं। ऐसा क्या है इस लॉ प्रोफेशन में महसूस होता है? ये इसमें काफी इम्बेलेंस है लॉ में। जो वो एक एडवोकेट है जो एरोप्लेन में जाते जाते ही बात करता है, उसको बोल देता है अपना क्लाइंट को, नया क्लाइंट कोई आया है, वो मिलना चाहता है, साहब मुझे वही मैं आधे घंटे के लिए मिलूंगा और मैं उस फ्लाइट से दिल्ली से बॉम्बे जा रहा हूँ, तू भी उस फ्लाइट में मिल जाना मुझे। तो वही एयरपोर्ट पे बात करते हैं और आधे घंटे के लिए मैं आपसे 1 लाख रुपए चार्ज करूंगा लीगल ओपिनियन देने के। और कई एडवोकेट्स ऐसे हैं जो सारे दिन भर बैठे रहते हैं, उनके पास कोई क्लाइंट आता ही नहीं है। कईयों के पास दिन में 1 या 2 व्यक्ति आ जाते हैं। तो ये आपके, मैंने जो पहले बताया ना, ये आपकी सोशल नेटवर्किंग का दायरा, अगर आपकी सोशल नेटवर्किंग का दायरा बड़ा मजबूत है और आपकी अच्छी इमेज है, आपने अच्छे लोगों के कई काम करवाए हैं, कई लोगों को आपने रिलीफ दी है, तो आपकी ऐसी इमेज हो जाती है कि आपके पास में जिसे कहे ऐसी संख्या में, हजारों की संख्या में केस आते हैं। आप कभी कभार देख लीजिए, कोई एडवोकेट है जिसने आरपीएससी से किसी एक बच्चे को उसकी कॉपी चेक करवा दी, या कई बार किसी को आरपीएससी का कोई एग्जाम पे स्टे लगवा दिया, इंटरव्यू पे स्टे लगवा दिया, तो उसके पास उसी टाइप के 200 बच्चों के केसेज है, तो 200 बच्चे आ गए उसके पास में अलग अलग, तो उसके पास 200 केस हो गए। तो कई ये आपकी नेटवर्किंग पे और आपके काम की क्वालिटी पे, आपकी जो सर्विस है एडवोकेट के रूप में, उसकी क्वालिटी कैसी है, वो सोशल नेटवर्किंग कैसी है, इस पे डिपेंड करता है आपका बिजी होना या फ्री होना। जी सर, एक क्वेश्चन और आ रहा है, इसमें पूछ रहे हैं आरती जी कि लॉ प्रोफेशन को चुनने के बाद मैं कहूँगा साधारणतः वकील की, कि इसमें फेलियर्स के कारण क्या है। वो कहते हैं कि अभी हम देखते हैं बहुत सारे वकील हैं जो उनके पास काम नहीं है, कि मुख्य कारण क्या है फेलियर? इसका एक जो सबसे मुख्य कारण तो यही है कि ज्यादातर वकील जो हम देखते हैं वो ट्रेंड नहीं है। वो उन्होंने अपना जो लॉ किया है, थ्योरेटिकली भी वो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उनको, उनके पास कोई क्लाइंट समस्या लेके आया है तो उसको वो सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे पाए के नाम से, या उसकी समस्या का वो हल नहीं कर पाए। क्योंकि कानून में कई चीजों का स्पष्ट प्रावधान है कि ये समस्या हल हो सकती है और किसी की समस्या हल नहीं हो सकती है। अब एक एडवोकेट है, उसको इस चीज का ध्यान नहीं है और उसको गलत राय देता है। वो क्लाइंट दूसरे क्लाइंट के पास जाता है, तो दूसरे एडवोकेट के पास जाता है, और वो एडवोकेट उसको बुक में से या जो सुप्रीम कोर्ट का कोई केस है उसके सामने पढ़ा के, और जो पहले वाले एडवोकेट को झूठा साबित कर देता है। तो वो फिर जो झूठा साबित हो गया, उसकी वो जो क्लाइंट है 10 जगह उसकी बुराई करेगा, वो कि साहब आप उसके पास मत जाना, वो तो उसको कुछ आता ही नहीं है। एक तो ये कारण है। दूसरा ये है कि कई एडवोकेट्स ऐसे हैं जो शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं। वो शॉर्टकट के रूप में, कोई मान लो एक क्लाइंट आ गया तो उसको वो कंफ्यूज करके या उसको गलत राय देके, उसको मिस रिप्रेजेंट करके उससे अपनी फीस तो ले लेंगे, लेकिन उसके काम को भूल जाएंगे। फीस लेके उसको जो सेवाएं देनी थी वो उसको भूल जाते हैं, उस पार्ट पे आते ही नहीं है। तो वो बेचारा जो क्लाइंट है, वो व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति है, वो कई बार उनके चक्कर काटता है और परेशान होकर दूसरा एडवोकेट कर लेता है।
तो ऐसे जो इनिशियल स्टेज पे ही ऐसे जो काम लड़के जो नए यंग एडवोकेट्स करने लग जाते हैं तो उनका एक इमेज बन जाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वो एक कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, कोर्ट कॉम्प्लेक्स में वही सारे एडवोकेट भी वहीं रहते हैं और उसी कॉम्प्लेक्स में ही सभी आम जो लोग हैं अपनी समस्याएं लेके आते हैं। वहीं पे ही कोर्ट के एम्प्लॉय भी रहते हैं और वहीं पे ही कोर्ट के जज भी रहते हैं। तो कई बार जो आपकी अगर इमेज खराब हो गई तो उस खराब को और भी ज्यादा खराब करेंगे आपके आसपास वाले, या वो कोर्ट के जो एम्प्लॉय है वो भी कह देंगे साहब वो एडवोकेट तो ऐसे हैं, उनके पास तो आप काम लेके मत जाओ। तो ये कारण है कि ज्यादातर एडवोकेट्स अपनी शुरू में ही अपने कामों से थोड़ी सी अपनी गलत इमेज बना लेते हैं, अपनी इनएक्टिव होने की इमेज बना लेते हैं, या ये बना लेते हैं कि मुझे कोई जानकारी भी नहीं है, या कोई प्लीडिंग उनको तैयार करनी है, कोई कागज तैयार करनी है, वो उन्होंने गलत कागज तैयार कर लिया और फिर कोर्ट उसी जो व्यक्ति जो उसका क्लाइंट है उसके सामने कहती है उस एडवोकेट को भैया आपने ये तो गलती से गलत तैयार किया है। वो क्लाइंट सोचता है कि भाई ये अपने अपने तो गलत वकील कर लिया, इनको आता ही नहीं। ये कुछ कारण है जो इनिशियल स्टेज पे ही उसकी इमेज खराब कर देते हैं, तो फिर वो आगे इमेज सुधर नहीं पाती है। इसलिए कई एडवोकेट्स हम देखते हैं कि बेरोजगार के रूप में घूमते हैं और ज्यादातर केस जो पहले के जो प्रूव्ड जो अच्छे इंटेलिजेंट एडवोकेट्स है उन्हीं के पास ही जाते हैं। जी, जैसा आपने बताया कि केस में रुचि ना होना, उसमें ढंग से केस को पढ़ना नहीं पढ़ना, और मोरलिटी की जो है नैतिकता की कमी का होना ही मुख्य कारण है कि वकीलों के पास केस नहीं आते और या वो ठाले बैठे रहते हैं। अब एक आखिरी 5वां क्वेश्चन है, थोड़ा सा पूछा बच्चों ने कि साहब हम लॉ पढ़ते हैं, सेकेंड ईयर की एक बच्ची है, पूछना चाह रही है कि रुचि कैसे बढ़ाएं लॉ को पढ़ने में। उनकी थोड़ी देर पढ़ते हैं और अरुचि हो जाती है, उस रुचि को कैसे, सर इसका थोड़ा बताएं। हाँ, ये एक थोड़ा सा मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहूंगा, लॉ में कुछ विषय जो है थोड़े से कई बार काफी हेवी और जिसे कहे थोड़े बोरिंग से होते हैं। जैसे लॉ में कई बार कोई लड़का मान लो दंड विधि पढ़ रहा है तो उसमें तो क्या है कि मर्डर और ये कई सारी चीजें लूट डकैती पढ़ता जाएगा, उसको इंटरेस्ट रहेगा। लेकिन वो सिविल विधि पढ़ेगा, उसमें स्वामित्व के बारे में क्या चीजें हैं, किसी का कब्जा गलत है या सही है, ऐसी चीजें पढ़ेगा, प्रोसीजर पढ़ेगा, तो वो उसको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। तो मेरा ये मानना है कि आप जो आपका लक्ष्य है आपको जज बनना है या आपको एडवोकेट बनना है या आपको कोई बड़ा कॉर्पोरेट का लीगल एडवाइजर बनना है, आप अपने लक्ष्य को इमेजिन कीजिए और उसको आप एक पिक्चर बनाइए कि देखो मैं उस जगह पे खड़ा हूँ और ये मेरा लक्ष्य है और उसको मैं पूरा कर रहा हूँ, एक तरह से मैं जज बन गया हूँ। आप उसको इमेजिन कीजिए बार बार, तो वो आपको बार बार संकल्प दिलाएगा कि चल तू इससे पहले ये पढ़ के नाम से जो तू सपना देख रहा है वो जब ही पूरा होगा जब तू पहले ये काम करेगा। तो बोरिंग तो होगा लेकिन आप में क्यूरियोसिटी जगाएगा। विद्यार्थी में सबसे जो इम्पोर्टेंट गुण है वो जिज्ञासा होना चाहिए कि ये कानून है, मान लो कोई हत्या कर देता है तो उसको क्या दंड मिलेगा और उसको दंड मिलने की प्रक्रिया क्या होगी, और एक न्यायालय अगर दंड दे देता है तो वो उसके बाद में कहाँ जा सकता है। जो निर्भया केस के मुलजिम थे उनका कैसे कैसे उनको फांसी कैसे दी गई, उससे पहले क्या क्या प्रक्रिया अपनाई गई, कौन कौन सी धाराएं लागू हुई उनपे, किस किस न्यायालय ने कैसे कैसे फैसला दिया। ऐसी जिज्ञासा अगर हमारे मन में रहेगी तो मेरा ख्याल है कि फिर वो आपको विषय जो है अरुचिकर नहीं लगेगा। कहीं पे किसी राज्य में संवैधानिक संकट खड़ा हो जाता है, अभी हमने देखा कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन का स्थिति आई, अखबारों में देखते हैं। तो आप इस चीज को क्लियर कीजिए, संविधान में पढ़िए कि राष्ट्रपति शासन लगाने का क्या प्रावधान है, आप अपनी जिज्ञासा को इसको शांत कीजिए। तो मेरा मानना यह है कि रुचि जब भी होगी जब आप उसके प्रति जिज्ञासा जगाएंगे,
जी। जिज्ञासा तो मतलब केवल लॉ फील्ड के लिए ही नहीं, सभी कॉम्पिटिशन्स के लिए आवश्यक है जिज्ञासा होना। जिज्ञासा होना पहली शर्त है एक प्रतियोगी छात्र के लिए, जब भी वो इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करेगा और इंटरेस्ट के साथ अपना आउटपुट देगा। जी जज साहब, आपने बहुत ही बढ़िया बताया कि अगर लक्ष्य क्लियर है तो रुचि तो बनेगी। अगर लक्ष्य क्लियर नहीं होगा, आपका उस फील्ड में जाके नहीं सोचोगे कि मैं उस सीट पे बैठा हूँ और मैं ऐसा काम करूंगा। तो बहुत ही अति सुंदर तरीके से बताया जज साहब। मैं आपका आभारी हूँ, आयुक्तालय की तरफ से आभारी हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय निकाला और इतने कम समय में इतनी अच्छी जानकारी दी, इतने बढ़िया शब्दों में दी और करीब करीब सभी प्रश्नों का इतना सही ढंग से जवाब दिया।